हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अप्लाइड ज़ूलॉजी से एक टॉपिक पढ़ेंगे, सेरीकल्चर, या जिसका अर्थ होता है रेशम का उत्पादन रेशम कीट पालन। सेरीकल्चर एक एग्रो इंडस्ट्री है जिसमें दो तरह की एक्टिविटी शामिल है, एग्रीकल्चर तथा इंडस्ट्रियल वर्क। जब भी सिल्क के कीड़े का पालन किया जाता है या उसका कल्टीवेशन किया जाता है तो उस समय मलबरी प्लांट या कोई उसका जो होस्ट प्लांट है उसका कल्चर या उसको उगाना ज़रूरी होता है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये आता है एग्रीकल्चर में। और जब सिल्क उत्पादन हो जाता है, सिल्क का कीड़ा है वो सिल्क बना लेता है, तो उसको प्रोसेस करने के बाकी सारे जब भी काम हैं वो इंडस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए सेरीकल्चर को हम एग्रो इंडस्ट्री कहते हैं, एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्री। सिल्क उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, ये सेकेंड लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर है, जबकि पहला स्थान हमेशा चाइना का रहा है, क्योंकि सिल्क उत्पादन की खोज भी चाइना में ही हुई थी। सेरीकल्चर सिल्क फार्मिंग को कहते हैं या सिल्क वॉर्म की रेयरिंग को कहते हैं, और इससे जो सिल्क प्रोड्यूस होता है वो एक नेचुरल फाइबर है, एक प्राकृतिक तरह का तंतु है जो अपने चमक के कारण और अपनी स्ट्रेंथ के कारण एक तरह से क्वीन ऑफ टेक्सटाइल भी कहलाता है। सिल्क फाइबर मेनली दो तरह के फाइबर्स या दो अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। पहला कंपोनेंट है इसका फाइब्रोइन प्रोटीन और दूसरा है सेरिसिन प्रोटीन। फाइब्रोइन प्रोटीन लगभग 60 से 70% भाग बनाता है किसी भी सिल्क तंतु का, और फाइब्रोइन एक तरह का टफ, इलास्टिक और पानी में अघुलनशील या इनसॉल्युबल प्रोटीन है। इस प्रोटीन से मेनली सिल्क फाइबर का कोर बनता है या उसका बीच का भाग बनता है। इसके फाइब्रोइन के अलग अलग तंतु होते हैं जो आपस में सेरिसिन से चिपक कर एक फाइनल तंतु बनाते हैं। तो इस तरह से जो मुख्य तंतु बनता है उसका 20 से 25% हमेशा सेरिसिन प्रोटीन का बना होता है, अलॉन्ग विथ फाइब्रोइन प्रोटीन। यहाँ जिस सेरिसिन प्रोटीन की हम बात कर रहे हैं ये एक जिलेटिनस या गम के समान प्रोटीन होता है जो कि गर्म पानी में घुलनशील होता है। यहाँ एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि फाइब्रोइन अघुलनशील है, जबकि इनको फाइब्रोइन के तंतुओं को आपस में चिपकाने वाला जो प्रोटीन है सेरिसिन, वो पानी में घुलनशील है। और सामान्यतः ये प्रोटीन के तंतुओं को, फाइब्रोइन तंतुओं को साथ जोड़ कर रखने का काम करता है। इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग प्रकार के सिल्क, अलग अलग स्पीशीज़ के सिल्क वर्म का कल्चर किया जाता है, और उसके भोजन के लिए अलग अलग प्रकार के पेड़ों को, पौधों को उगाया जाता है जो उसके होस्ट प्लांट कहलाते हैं। और अलग अलग जाति के रेशम के कीड़ों से बनने वाले सिल्क का नाम और उसकी क्वालिटी भी डिफरेंट होती है। जैसे अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा कॉमन बॉम्बेक्स मुराई स्पीशीज़ सबसे ज़्यादा कॉमनली कल्चर की जाती है। ये मेनली कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के एरियाज़ में, इन स्टेट्स में कल्चर की जाती हैं। और इस बॉम्बेक्स मुराई स्पीशीज़ के लिए मेनली होस्ट प्लांट के रूप में काम करता है मलबरी या शहतूत का पेड़। और बॉम्बेक्स मुराई से बनने वाले सिल्क को हमेशा मलबरी सिल्क कहा जाता है। इसी तरह दूसरी स्पीशीज़ है एंथेरा एसेमेंसिस, जो मेनली असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर आदि स्टेट्स में, इन राज्यों में इसको उगाया जाता है, इसका कल्टीवेशन किया जाता है, पाला जाता है। और साथ ही में ये जाति हमेशा चंपा के पौधों या उसके पत्तों का सेवन करती है, और इससे बनने वाले सिल्क को हम मूंगा सिल्क कहते हैं। थर्ड स्पीशीज़ इज़ एंथेरा माइलिटा। ये वेस्ट बंगाल, बिहार और झारखंड राज्यों में पाली जाती है, और इसके लिए अर्जुन का जो पेड़ है वो काम आता है। और इस जाति से बनने वाला जो सिल्क है वो टसर सिल्क कहलाता है। देन लास्ट इज एटिकस रेसिनी स्पीशीज़। सिल्क वर्म की या रेशम के कीड़े की ये जो जाति है ये मेनली असम के साथ साथ मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर वाले क्षेत्रों में पाली जाती है। और इसके लिए जो मुख्य होस्ट प्लांट है, जो पेड़ आवश्यक है, वो है कैस्टर का। कैस्टर के पत्तों को खाकर ये स्पीशीज़ जीवित रहती है, और इससे बनने वाला सिल्क हमेशा एरी सिल्क कहलाता है। जब भी
सिल्क का धागा बनता है या उसका उत्पादन होता है, तो उसमें जो सेरिसिन प्रोटीन है उसमें अलग अलग प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं, और पिगमेंट किस कलर का है उस आधार पर ही रेशम का जो धागा है उसका कलर डिसाइड होता है। तो यहाँ जैसे हम देख सकते हैं कि मलबरी सिल्क जब बनता है तो उसमें वो हमेशा येलो या क्रीम कलर का होता है, जबकि एरी सिल्क इज़ मेनली ग्रीन, टसर सिल्क इज़ कॉपर ब्राउन, मूंगा सिल्क इज़ गोल्डन कलर्ड। यहाँ बॉम्बिक्स मुराई जो रेशम का कीड़ा है जो जाती है उसकी लाइफ साइकिल दिखाई गई है। उसका पूरा जीवन चक्र लगभग 45 से 50 दिनों में पूर्ण हो जाता है। बॉम्बिक्स मुराई सबसे ज़्यादा पाली जाने वाली सिल्की रेशम के कीड़े की स्पीशीज़ है, जो कि आराम से शहतूत के पत्तों पे सरवाइव करती है। और बॉम्बिक्स मुराई एक ऐसी जाति है, ऐसा कीड़ा है जो सिर्फ़ और सिर्फ शहतूत के पत्तों को ही खाता है। अगर आप किसी और प्लांट पे कोशिश करें, किसी और होस्ट प्लांट पे उगाना चाहें, तो ये उस पर सर्वाइव नहीं करता, सिर्फ शहतूत के पत्तों पे ही ये जीवित रहता है। यह मेनली ऑर्थोपोडा फाइलम से बिलोंग करता है। इसकी क्लास है मैंडिबुलेटा, क्योंकि इसके अंदर जो मैंडिबल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं और काटने और चबाने वाले माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं, इसीलिए इसकी क्लास मैंडिबुलेटा है। इसका ऑर्डर है लेपिडोप्टेरा, क्योंकि इसमें पंख पाए जाते हैं, और जीनस है बॉम्बिक्स, स्पीशीज़ है इसकी मोराई। इसके जीवन चक्र में हम देखते हैं कि मेल और फीमेल दोनों कॉपुलेशन करते हैं, यहाँ से इसका जीवन चक्र प्रारंभ होता है। मेल हमेशा छोटे आकार का होगा और फीमेल हमेशा बड़े आकार की होती है। उसका एब्डोमेन लार्ज साइज़ का होता है और वो वेट में भी मेल से ज़्यादा होती है। ये मेनली उसमें जो अंडे पाए जाते हैं उसके कारण उसका वेट बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में जो फीमेल है वो उड़ने में सक्षम नहीं होती, वो फ्लाइट लेने में योग्य नहीं होती, जबकि मेल उड़ सकते हैं। जब भी इनका कॉपुलेशन होता है, कॉपुलेशन के जस्ट बाद फीमेल काफ़ी बड़ी संख्या में अंडे देती है। ये अंडे प्रारंभ में हल्के पीले या क्रीम कलर के होते हैं, जो धीरे धीरे कुछ दिनों बाद मैच्योर होकर लाइट ग्रे कलर के हो जाते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाने वाली बॉम्बिक्स मुराई की जो जाति है वो अलग अलग प्रकार के अंडों का उत्पादन करती है। जैसे जो थोड़े ठंडे क्षेत्र हैं उनमें जो बॉम्बिक्स मुराई की कीड़े पाए जाते हैं वो डायपॉज टाइप के एग्स प्रोड्यूस करते हैं। डायपॉज टाइप के एग्स सीधे ही अपना परिवर्धन नहीं दिखाते जब तक उनके लिए फेवरेबल मौसम नहीं हो जाता है, जब तक ठंड का मौसम ख़त्म नहीं हो जाता तब तक वो निष्क्रिय रहते हैं, इसलिए इनको डायपॉज कहते हैं। और अनुकूल मौसम होने पर ही ये आगे का परिवर्तन शो करते हैं। जबकि जो सामान्य गर्म क्षेत्र हैं, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरियाज़, वहाँ पाई जाने वाली बॉम्बिक्स मुराई नॉन डायपॉज टाइप की अंडे देती है, जिसमें परिवर्तन लगातार प्रारंभ हो जाता है। अगर फीमेल ने एग दिए हैं तो शुरुआत में वो येलो कलर के होंगे, फिर वो ग्रे हो जाएंगे और जल्दी ही उसमें से एक छोटा लार्वा निकलता है जिसको हम एंट भी कहते हैं, बिल्कुल न्यूली हैच्ड लार्वा। इस प्रकार से जो लार्वा निकला है इसमें माउथ पार्ट्स बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के होते हैं, जो कि शहतूत की पत्तियों को काट कर खाने और चबाने में इसकी सहायता करते हैं या चबाने में सक्षम होते हैं। इस प्रकार से बना न्यूली हैच्ड जो लार्वा है वो थोड़ा ग्रोथ करता है, लगातार शहतूत की पत्तियों को चबाता है और ग्रोथ करने के बाद में उसमें मॉल्टिंग होती है, मॉल्टिंग या निर्मोचन। ये ग्रो करने के लिए अपने ऊपर की जो स्किन है उसको उतारता है और थोड़ी सी वृद्धि करता है। इस क्रिया को हम कहते हैं मॉल्टिंग या निर्मोचन। इस प्रकार से सेकेंड इंस्टार लार्वा बनता है। सेकेंड इंस्टार लार्वा भी कंटिन्यूस फीड करता है और मॉल्टिंग के थ्रू थर्ड इंस्टार लार्वा बनता है। इस तरह से 4 मॉल्टिंग प्रोसेसेस के थ्रू जो फाइनल स्टेज बनती है वो है फिफ्थ इंस्टार लार्वा। फिफ्थ इंस्टार लार्वा आकार में सबसे ज़्यादा बड़ा होता है और इसके माउथ पार्ट्स वेल डेवलप्ड हैं और साथ ही में इसकी लार ग्रंथियाँ या सिल्क ग्लैंड्स भी अच्छी तरह से डेवलप होती है। इस अवस्था का लार्वा, फिफ्थ इंस्टार लार्वा ही सिल्क की तंतुओं को प्रोड्यूस करता है। इसके हेड पे जो स्पिनरेट पाए जाते हैं उससे लगातार एक प्रकार का द्रव स्रावित होता है और ये द्रव्य जब भी हवा के संपर्क में आता है तो ये सूख कर एक पतला तंतु या रेशम का धागा बना लेता है। तो जब भी
रेशम जब भी फिफ्थ इंस्टार लार्वा कोकून बनाएगा या इस तरह से सिल्क को सिक्रीट करेगा, तो वो पहले किसी भी एकांत वाली जगह पे जाता है, एक तरफ चला जाता है, और उसके बाद वो अपने हेड को कंटिन्यूसली रोटेशन शो करता है, और साथ ही में उसके सिर के ऊपर जो ग्रंथियाँ पाई जाती है उससे एक चिपचिपा द्रव्य भी बाहर निकलने लगता है, जो इसके सिर के आसपास लगातार एक तंतु के रूप में घेर लेता है, और फाइनली इसकी पूरी बॉडी इस तंतु से घिर जाती है, जो कि रेशम का धागा है, और कोकून का निर्माण कर लेती है। इस तरह से कोकून बन जाता है, जिसमें बाहर का जो तंतु है, बाहर के जो रेशम के तंतु हैं वो अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, जबकि इसके अंदर की जो लेयर्स हैं वो बिल्कुल अच्छे से अरेंज होती है। इसी अवस्था को उबाल कर और इससे रेशम के धागे को सेपरेट किया जाता है या इससे रिट्रीव किया जाता है। अगर इस अवस्था के बाद में इसका परिवर्धन होने देते हैं तो कोकून के अंदर प्यूपा बन जाता है, और प्यूपा इस पूरे रेशम के धागे के जो कोट है या इसका आवरण है उसको तोड़कर बाहर निकल जाता है, जिससे कि ये काम लेने योग्य नहीं बचता। इसलिए जब भी हम सेरीकल्चर करते हैं तो कोकून स्टेज को या कोकून को ही अलग से आइसोलेट कर लिया जाता है और बॉईल कर लेते हैं, जिससे कि इसके अंदर की जो अवस्था है वो मर जाती है। और यही मेनली सेरीकल्चर में के लिए मेनली इम्पॉर्टेंट स्टेप है। धन्यवाद।